हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रैंकर फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th का एग्जाम डेट आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से कुछ पढ़े हुए नहीं हैं और जो स्टूडेंट्स कुछ पढ़े भी हैं तो उनका रिवीजन नहीं हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह क्रैश कोर्स का माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ भी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे ऑफलाइन सेंटर में। बट बहुत से स्टूडेंट्स का टाइम मैनेज नहीं हो पाने के कारण स्टूडेंट्स क्लास नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पर, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोस को देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम 11th एग्जाम्स में बेहतर करें, तो वो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलते रहे। आप सभी लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, चूंकि आपको पता है कि 11th के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारा क्लास है 11th क्रैश कोर्स का, वो फ्री है यूट्यूब पे। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, चूंकि आपको पता है कि अब एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको उतना आराम से नोट्स बनाने का समय नहीं मिलेगा, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनवाया जाएगा। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो नोट्स बना होगा, बट जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं कभी, उनका नोट्स यहां से बन सकता है। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को करना बहुत जरूरी है और ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन, इससे आपके 4 से 5 सवाल फिक्स होते हैं। 4 से 5 सवाल। पहला चैप्टर हमारा क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। क्या होता है यूनिट? यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना कि वो क्या है। जैसे मैं कहूं 5 kg, 3 मीटर, 2 न्यूटन, ऐसे करके, तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपका जो यूनिट है वो ये है। यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। हम उसको डिनोट करते हैं कि जैसे केजी है तो केजी किस चीज को शो करता है, मीटर है तो किस चीज को शो करेगा, न्यूटन है तो किस चीज को शो करेगा। इसी के लिए हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। यूनिट और डायमेंशन अगर आप रटेंगे तो बहुत ज्यादा है, आप रट नहीं पाएंगे। इसलिए आप फॉर्मूले को, जो मैं बताऊंगा फॉर्मूले के थ्रू आप यूनिट डायमेंशन को लिखने के लिए सीखिएगा। मैं वही आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा चैप्टर वाइज। चलिए, हमारा जो सबसे पहले यूनिट जो क्लासीफाई है वो होता है कुछ इस प्रकार से। क्या होता है सर? सबसे पहला था एफपीएस सिस्टम, उसके बाद आया सीजीएस सिस्टम, उसके बाद आया एमकेएस सिस्टम, उसके बाद आया एसआई सिस्टम। ये एफपीएस सिस्टम क्या है? ये इसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रांसीसी लोग इसको यूज करता था। एमकेएस को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस यूनिट को क्या बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम को क्या बोला जाता है, एफपीएस सिस्टम को क्या बोला जाता है। इसमें क्या था कि जब ब्रिटिश लोग आए थे तो वो एफपीएस सिस्टम यूज करते थे। एफपीएस का मतलब होता है एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया और एस से
सेकेंड हो गया। क्लियर? सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया, और एस से सेकेंड हो गया। अब यहां तक की बातों को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब एफपीएस सिस्टम था उस समय जो हम लोग लेंथ को मेजर करते थे वो फुट में करते थे। किस में करते थे? फुट में करते थे। ये लेंथ मतलब डिस्टेंस को मेजर करते थे इसमें। अब जब ये आ गया पाउंड, पाउंड से हम किसको मेजर करते हैं? पाउंड हम मेजर करते हैं मास, पाउंड, आउंस, ये सब, ये सारी चीजें, इससे हम क्या मेजर करते हैं? मास। तो यही फुट जब आगे फ्रांसीसी लोग आए तो उसको सेंटीमीटर से मेजर करने लगे, पाउंड की जगह ग्राम यूज करने लगे। लेकिन हर एक जो लोग आते थे वो अपना अपना तरीका से यूज करते थे। इसमें आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। इस तरह से मेजर करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता था कि एक एक सेंटीमीटर से के मापा जाता था। तो एक एमकेएस सिस्टम को इन लोगों ने खोज किया जिसको नाम दिया मैट्रिक सिस्टम। उसने कहा कि अब सेंटीमीटर के जगह हम मीटर यूज करेंगे जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा 1 मीटर। ग्राम के जगह उन्होंने किलोग्राम का यूज कर लिया, और सेकंड के जगह सेकंड ही रहा। क्लियर? अब ये लोग जो जब ये तीनों सिस्टम आया, हालांकि उतना लंबा कहानी बताने का टाइम नहीं है, तो हर एक जो लोग हैं वो अलग अलग चीजों को यूज करते थे। किसी को मन करता था ये यूज करते थे, किसी को ये, किसी को ये। तो एक बैठक हुआ 1960 में यूएसए में। उसमें से ये कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो इंटरनेशनली लेवल पे काम करेगा, जिसको हर एक लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए एसआई सिस्टम बना। इसी को मान्यता प्राप्त हो गया कब? 1971 में। और इसी को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम दे यूनिट्स। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम दी यूनिट। क्लियर? ये था इसका कहानी। तो आपका इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बोलेगा एफपीएस सिस्टम को क्या जाना जाता है एक अलग नाम से? ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस में पी किसको डिनोट करता है? पावर को, पाउंड को, प्रैक्टिस को, किसको? पाउंड को। क्लियर? ये सारे सवाल यहां से आपके आ सकते हैं थोड़े बहुत। इसके बाद जब एसआई सिस्टम आया, तो एसआई सिस्टम आया तो उसने कहा कि भैया एसआई सिस्टम को तो और क्लासिफाई किया होगा। जी हां, एसआई सिस्टम को आगे और क्लासिफाई किया गया। एसआई सिस्टम क्या होता है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, सुनिएगा। जब आया हमारा एसआई सिस्टम, क्या आ गया? एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम को 3 तरीके से डिनोट किया गया। किससे किससे डिनोट किया गया भाई? डिनोट किया गया, आप देखेंगे, एक को बोला गया फंडामेंटल यूनिट, एक को बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट, देखिए एग्जाम टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग शुरू से पढ़ते नहीं है ना भाई, जब से ऑब्जेक्टिव हो गया ना बच्चा लोग पढ़ता नहीं है। पढ़ेगा नहीं तो भाई नोट्स नहीं बना रहेगा। तुमको तो लगता है कि पूछ पूछ के पास हो जाएंगे। अब अभी जो बच्चा अभी पढ़ना शुरू करेगा वो नोट्स कैसे बनाएगा? यह फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है वो यूनिट जिसका अपना वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना यूनिट है, जो किसी से भीख नहीं मांगेगा। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना यूनिट हो। तो वैसे कितने हैं? वैसे हैं 7। कौन कौन है सर?
तो कौन कौन है, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपसे सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब इसको देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट पूछा है तो 7 है, तो इसका हम एक ट्रिक्स बनाए हुए हैं, TTMLC। क्या होता है? टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, करंट। उसके बाद आप देखेंगे L से एक और आता है, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? लुमिनस इंटेंसिटी। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों को दिख रहा है ना? ढक जा रहा है, ढक जा रहा है थोड़ा सा। एक मिनट। चलो, अब दिख रहा है आपको? एक होता है लुमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? अब इसमें जाएंगे तो टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। क्लियर? सप्लीमेंट्री यूनिट में जब आप जाएंगे तो इसमें 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है सर? जिसको बोलते हैं 2D मेजरमेंट, जैसे आप कॉपी पेन पे जो एंगल मेजर करते हैं। और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब 3D एंगल मेजरमेंट। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए प्लेन एंगल जो होता है वो किस एंगल को मेजर करने के लिए होता है? 2D, 1D, 3D, 4D। तो आपको बताना है 2D के लिए। सॉलिड एंगल किसके लिए? 3D के लिए। प्लेन एंगल का जो होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। एक बार आप देख लेंगे इसको। टाइम, टेम्परेचर, ये देखिए, एक हो गया यहां, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। टोटल 7 हो गए। ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट होते हैं। इसके अपने यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब यही होता है कि अपना यूनिट होता है। ठीक है? इसके बाद जो आपको पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट्स। यहां से यहां तक बात तो आपको क्लियर हुआ होगा। और जो स्टूडेंट्स पहले नोट्स नहीं बनाए वो थोड़ा सा इसी तरह से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है भाई, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। पहले से नहीं पढ़िएगा, लास्ट में सब सोचिएगा प्रॉपर नोट्स हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट्स। आपका जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो डिराइव्ड यूनिट्स से आता है। क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स होता है वैसा यूनिट जिसका हम डिराइव करते हैं, खोज करते हैं, उसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह से हम चाहेंगे स्पीड में जाएंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात बताइए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और अगर ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है। और आपको मैंने पीछे पढ़ाया, जब आप पीछे वीडियो करके देखेंगे तो लेंथ
एक होता है फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट में इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से भी भीख मांगा कि अपना यूनिट दे दो, और टाइम से भी भीख मांगा कि तुम अपना यूनिट हमको दे दो। तो इस तरह से इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया क्या, मीटर पर सेकेंड। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या आपको रटना है, नहीं। इसके बाद हम चलेंगे एक्सेलरेशन पे। किस पे चलेंगे हम भाई, एक्सेलरेशन पे। किस पे चलेंगे, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। मत याद रखिए चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ याद रखिए डेल वी बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी, अरे भाई चेंज इन वेलोसिटी या कुछ भी हो, वेलोसिटी का यूनिट ही रहेगा ना। और वेलोसिटी का यूनिट आप क्या पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड और सेकेंड जब गुना हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन जब लिखने की बारी आएगी तब आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन आपका यूनिट पर ही डिपेंड करता है। देखिए डायमेंशन जो होता है एम एल टी के फॉर्म में होता है, इसके बाद जो भी आपका आएगा वो इससे आगे जाएगा। एम क्या कहता है, एम डिनोट करता है मास को, एल डिनोट करता है लेंथ को, और टी डिनोट करता है टाइम को। और आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। आप जब इसमें देखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं। आपको पता केजी कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एम नहीं लेना है, तो आपका हो जाएगा एम जीरो। मीटर आया है, मीटर आता है लेंथ के लिए, इसलिए हम एल रखेंगे, और ऊपर है तो ऊपर ही लिखेंगे। आपको पता है ये एस आता है सेकेंड टाइम के लिए, और नीचे है तो नीचे लेंगे तो टी का पावर 2, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -2। आपको पता है ये चीज मैथ में आप पढ़े होंगे कि कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है तो उसका पावर का साइन जो होता है वो बदल जाता है। यही है डायमेंशन। यूनिट आप लिख लीजिए तो डायमेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। चलो यहां से हम चलते हैं। मात्र 2 क्लास होगा यूनिट एंड डायमेंशन का, एक क्लास आज और एक क्लास कल, और कल ही मैं आपको यह बता दूंगा कि स्केलर वेक्टर कैसे छांटते हैं, क्योंकि भाई ये क्रैश कोर्स है, रैपिड रिवीजन बैच है, और 2 क्लास होगा, उसके बाद तीसरा में मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक, आ जाओ। अगर मैं कहूं फोर्स, फोर्स, अब आप लोग फोर्स रटते हैं, मैं कहता हूं फोर्स मत रटिए। आप फोर्स क्या पढ़े, मास इंटू एक्सेलरेशन, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखेंगे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और आपने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस यूनिट हो गया। इसी का यूनिट जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अच्छा सीजीएस यूनिट अगर इसका पूछेगा तो कुछ नहीं, किलोग्राम के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर, और ये हो गया। अब न्यूटन को क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगर आपसे पूछें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर
डायमेंशन जो होता है वो ml पे डिपेंड करता है। केजी आ गया मास के लिए तो m लिखेंगे, मीटर आ गया एल के लिए तो एल लिखेंगे, सेकंड आ गया टाइम के लिए तो टी लिखेंगे, लेकिन नीचे स्क्वायर है जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताइए किसी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वर्क पढ़ेंगे। वर्क पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलिएगा सर यहाँ एक्सेलरेशन का हमको याद रखना पड़ा। नहीं याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है। अब बोलिएगा सर फोर्स का बैठाने के लिए फोर्स का यूनिट याद रखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं याद करना है। आप याद रखिए फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? मास का लिखेंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन का लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे? मीटर। मीटर से मीटर गुना हो गया तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? और इसी को अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। इसका न्यूटन मीटर भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसके बाद इसका अगर आप सीजीएस पे जाएंगे तो आपको पता है कि सीजीएस क्या होता है भाई? ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे? अर्ग करेंगे। वहां पे 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, यहां से 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर? अब जाते हैं पावर पे। अब जाते हैं किस पे? पावर पे। अब जाते हैं हम पावर पे। सब लिखते चलिएगा अपने कॉपी में अगर लिखना हो कि नहीं को तो। पावर क्या? देखिए टीचर का काम बस क्या होता है? छपवा दो, अब बच्चा याद करके मरेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप याद ना करें, आप ध्यान से बस इसको देखें और कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे फॉर्मूले के थ्रू यूनिट को लिखा जाता है। बस यही चीज मैं आपको 12th में भी करवाऊंगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप इसका यूनिट देखिए लिखते हैं कैसे। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और टाइम का सेकंड। तो जब मीटर मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर नीचे वाले से गुना हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और इसका एक और यूनिट जब देखेंगे तो वर्क का क्या हो गया? जूल। नीचे क्या हो गया? सेकंड। जूल पर सेकंड। इसी को बोला जाता है वाट। लेकिन आपको सिर्फ इससे और इससे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब डायमेंशन पूछेगा तो आपका डायमेंशन इसी से लिखाएगा। आपसे अगर पूछता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का पढ़ लिए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या इसका यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी से मिलता जुलता एक इसका भाई, इसको उतार लिए होंगे आप लोग, इसी से मिलता जुलता एक इसका भाई है। हालांकि मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा कि किसका किसका यूनिट सेम होता है। एक होता है इसका इंपल्स,
इम्पल्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे बहुत छोटे समय के लिए काम करता है तो उसी को इम्पल्स कहते हैं। और जो फोर्स जितना कम देरी के लिए किसी पे काम करेगा वो उतना इफेक्टिव होगा। अगर आपके गाल पे कोई 5 आदमी मिल के दबाया हुआ है तो उतना दर्द नहीं करेगा जितना भी एक छोटा बच्चा अगर चटाक से मार दे। तो क्या हुआ? क्योंकि उसका जो फोर्स इम्पल्स है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स काम किया, इसलिए उतना इफेक्टिव हो गया। क्लियर? तो अब इम्पल्स में आप आएंगे तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो आप इसका जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसका जब यूनिट देखेंगे तो ये क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। तो क्या ये भी न्यूटन सेकेंड नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और एक ऐसे ऊपर गुना करूं और एक ऐसे नीचे, तो ये जो हमारा बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या यही फोर्स होता था? क्या यही न्यूटन हुआ? और ये सेकेंड। तो इसका मतलब है कि इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट जो है वो सेम होता है। इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है भाई? सेम होता है। क्लियर? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो ये होता है इम्पल्स। अगर इसका डायमेंशन जो होगा वो इसका डायमेंशन होगा, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, दोनों का यूनिट जो है वो सेम होता है। अब आते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एकांक लंबाई पे कितना फोर्स काम करता है, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब एक बात बताओ, इसका तो यूनिट जो है वो बच्चे सीधा सीधा लिख देते हैं, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, न्यूटन बाय मीटर। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लिख दिए, अच्छा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं, मीटर यहां भी दे दूं और मीटर यहां भी दे दूं, तो ये न्यूटन मीटर बना के क्या बना देगा? जूल बना देगा। और ये मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट आपका ये हुआ और एक यूनिट आपका ये हुआ। तो इस अनुसार से आप क्या, ये एनर्जी हो गया बाय मीटर क्या होता है? एरिया। क्लियर? लेकिन क्या इस यूनिट से आप डायमेंशन लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा, अब फोर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इस लेंथ का क्या लिखेंगे? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या आ गया? किलोग्राम बाय सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये यूनिट आपको चाहिए डायमेंशन लिखने के लिए। क्लियर? अब जब इसका डायमेंशन आप लिखेंगे, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर आया है तो एम आ गया, मीटर नहीं आया है तो एल 0 हो जाएगा और टी का पावर -2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का, ये आपका हो गया। क्लियर? चलिए, इसके साथ ही हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। एक होता है जो हम लोग भी पढ़े, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इस तरह की चीजें आपको बहुत देखने को मिलती। तो कुछ नहीं है यार, वो बहुत सिंपल है। क्या होता है? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 2 डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो या लेंथ इंटू लेंथ बोलो। चूंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, अरे भैया दोनों तो डिस्टेंस ही है। अब इसका भी यूनिट मीटर और इसका भी यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर।
इसमें 3 आएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 डायमेंशनल है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को आप क्या लिखते हैं केजी, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं मीटर क्यूब। तो क्या किलोग्राम बाई मीटर क्यूब डेंसिटी का वॉल्यूम, डेंसिटी का यूनिट नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, यहां तक आपका हो गया। इसके बाद होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ नहीं होता है भाई, सबसे पहले आप पढ़िए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़े फिर वेलोसिटी पढ़े, तो इसमें पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होता है रेडियन। देखो कैसे, वो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप एक सर्कुलर रोड पे हैं, तभी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। आप यहाँ, आप चल के यहाँ आ गए, तो पहले इस ये जो सर्कल का सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ हैं, अब चल के फिर आप यहाँ आ गए, तो इतना एंगल चले कि नहीं चले, चले सॉरी। तो जितना डिग्री से आप चले वही आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे जब एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा मेरे भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी जब पूछेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है, ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा थीटा और ये टाइम। अब थीटा का क्या होता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बस सेम तरीके से चलना होता है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर यहां तक बात। आगे चलते हैं, आगे हम लोग कुछ यूनिट आपको चैप्टर्स में सिखाएंगे और कुछ जो होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक आपका होता है प्रेशर, एक होता है आपका स्ट्रेस। इन दोनों का यूनिट सेम होता है भाई। प्रेशर क्या आता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो अंतर से बल लगता है। तो इसमें भी आप जब करेंगे तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और इसमें भी करेंगे तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें जब आप करेंगे तो इसको हम पास्कल भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिखते हैं। इसका बहुत सारा यूनिट होता है, बार भी होता है, टोर भी होता है, और इसी को mm ऑफ hg में भी डिनोट करते हैं। तो ये सारे इसके यूनिट होते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है, हालांकि चैप्टर्स में मैं बताऊंगा फ्लूइड प्रॉपर्टी में, कि 1 पास्कल 1 बार बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है या कितना पास्कल होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। ये आगे चैप्टर्स में बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा आपके ध्यान के लिए मैं आपको बता दिया, इतना चीज होता है, टोर बार पास्कल इतना ये सब होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये हो गया स्ट्रेस। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेस के यूनिट किसके इक्वल होता है, तो प्रेशर के। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है मेरे भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। आपको पता होगा कि स्ट्रेन जो होता है
वो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है। इसका मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी यूनिट सेम है और नीचे भी यूनिट सेम है, तो इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। बच गया क्या? मीटर। इसका मतलब अगर ये यूनिट लेस है तो इसका यूनिट किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेस पे। और स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास में आपको बेहतर समझ आया होगा। अगले क्लास में एक जो अगला हमारा वीडियोस होगा वो थोड़ा सा होमोजेनिटी के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा उससे भी सवाल आ जाता है। उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को करना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्टिव्स आप सवाल एग्जाम्स में क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा। कुछ जो बचे हुए हैं मैं कुछ और बता दूंगा। आज लगभग 12-15 तो हम बता दिए। कुछ जो बचा हो थोड़ा थोड़ा छोटा चीज है, उसको कल क्लियर करके फिर हम लोग आगे चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी रेगुलर वीडियोस को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।